आइए, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं, एक है मूवमेंट और दूसरा लोकोमोशन। कहने सुनने में दोनों एक जैसे लगेंगे, बट देयर इज ए डिफरेंस। ठीक है, दोनों एक जैसा है, फिर भी उसमें कुछ अंतर है। कहता है क्या, अगर हम मूवमेंट को डिफाइन करने जाएं तो पहला चीज जो हम लोग मूवमेंट के बारे में बोलते हैं, इट इज ए बेसिक साइन ऑफ लाइफ। देखिए, लाइफ के 4 बेसिक साइंस होते हैं प्रिंसिपली। मूवमेंट है ना, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 4 बेसिक साइंस है। इसके अलावा हम लोग को जो इजीली ऑब्जर्वेबल साइन होता है वो है रिफ्लेक्स। कोई एक्टिविटी हुआ, उस एक्टिविटी के अगेंस्ट में रिएक्शन देना इज अ रिफ्लेक्स। जैसे हम बैठे हुए हैं, आंख के बगल से मक्खी उड़ जाए, सिर को पीछे की ओर करेंगे, उसे बचने का कोशिश करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स। जो क्विक एक्शन होता है जिसमें, है ना, ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, लाइक द ह्यूमन बींग्स, हम सोचते नहीं है, बस एक्टिविटी कर लेते हैं। तो मिनिमम बेसिस पे, लोएस्ट लेवल पे जो एक्टिविटी हम लोग को दिखाई देती है, उनमें ये सारे होते हैं। उसी में लाइफ के लिए जो एक्टिविटीज जरूरी हैं, जिनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें मूवमेंट एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह आता है। तो ये तो हो गई बात कि मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, है ना, दिखता है मूवमेंट। मूवमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करने जाए, या इसको सिंपल वे में, ऐसे तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पर उसके लिए कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स देना होगा ना। तो कहता है क्या, शेकिंग ऑफ एनीथिंग in body of an organism is movement. ऑर्गेनिज्म के अंदर में किसी भी तरह का शेक एक्टिविटी, हिलना डुलना, दिस ऑल आर मूवमेंट। अब इस शेकिंग एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, जहां है वहीं पर रहे, या हो सकता है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। से फॉर एग्जांपल, जैसे हम बैठे हुए हैं, है ना, हम इधर गर्दन घुमाए, उधर गर्दन घुमाए, है ना, आई मूवमेंट किए, हाथ का मूवमेंट किए, पर क्या हम अपना पोजीशन बदले? क्या उठकर कहीं गए? नहीं, हम अपने बैठे बैठे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो दिख रहा है कि मेरा पोस्चर चेंज हो रहा है। सो दिस इज कमिंग अंडर मूवमेंट। अब समझा पा रहे हैं मूवमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? पर वो मूवमेंट, उस तरह का एक्टिविटी जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, वो मूवमेंट कहलाता है लोकोमोशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट and locomotion. So all locomotions are kind of a movement, but all movements are not locomotion. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? शेकिंग ऑफ एनीथिंग इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज मूवमेंट। इट कैन रेंज फ्रॉम posture change to position change. पोस्चर चेंज से पोजीशन चेंज तक के एक्टिविटी को हम लोग कंबाइंडली कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात, इफ एनी मूवमेंट occurs
to change the position of the organism. अगर कोई ऐसा मूवमेंट जिससे ऑर्गेनिज्म का स्थान जहां पे है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स वो अगर बदल जाए, इट इज लोकोमोशन. ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच में हम लोग बेसिक डिफरेंस तैयार कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट, what general types of movements are found in human body. कितने तरह के ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट हम लोग को दिखाई पड़ सकते हैं? एमीबॉइड मूवमेंट, या इसी को स्यूडोपोडियल मूवमेंट कह सकते हैं. दूसरा हम लोग को दिख सकता है सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा हम लोग को दिख सकता है मस्कुलर मूवमेंट. यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. यहां तक देखे और पता चला कि कितने तरह के मूवमेंट यूजुअली हम लोग को एनिमल में दिखते हैं, खासकर ह्यूमन में. एमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट. अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स लेने जाएं, एमीबॉइड BOID, एमीबॉइड और स्यूडोपोडियल मूवमेंट, तो ये हम लोग को एट सेलुलर लेवल मिलते हैं. क्या आप बता सकते हैं कहां पर हम लोग को दिखेगा? WBC में कौन सा? WBC हमारे पास 5 तरह के हैं और जिनको ब्रॉडली 2 पार्ट में बांटा हुआ है. एक ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, माइंडेड. WBC में कौन? और जितने प्रकार के WBC वो अलग अलग तरीके से हमारा प्रोटेक्शन करते हैं. एक एंटीबॉडी रिलीज करता है, तो एक हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शन बढ़ाता है, उससे हम एलर्जेन या पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि बड़े हैं, जिनके खिलाफ हमारा एंटीबॉडी या एनगल्फिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, और एक है निगल के खत्म करता है. तो अब बताइए, बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि एमसीक्यू जब आएगा तो उसमें नाम लिखकर पूछेगा. WBC तो तय है, पर WBC में कौन सा? और सिर्फ WBC ही नहीं, एक और है जिसके बारे में आप नहीं जानते या आप इग्नोरेंट है अभी. देखिए, एमीबॉइड मूवमेंट करने वाले जो WBC हैं उनमें एक है न्यूट्रोफिल. और जानते हैं न्यूट्रोफिल का काम? याद है कि भूल गए? भूल गए, बहुत बढ़िया. ये ब्लड प्रोटेक्टर है, यानी ब्लड का मैक्रोफेज है. ब्लड में आने वाले पैथोजन को एनगल्फ करके क्लियर कर देता है. मैक्रोफेज ऑफ ब्लड, या फैगोसाइट भी कह सकते हैं.
फैगोसाइट ऑफ ब्लड, ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। दूसरा WBC जो कि एमीबॉइड मूवमेंट करेगा, इस तरह का एक और फैगोसाइट है, उसका नाम ले लीजिए, बोलिए बोलिए, नहीं ऐसा कर लो, वो ग्रेनुलोसाइट है तो न्यूट्रोफिल भी ग्रेनुलोसाइट, पर वो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर उसको कहते हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, एज्यूरुलोफिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं, डार्क कलर्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो जब बर्स्ट करते हैं, हिस्टामिन, ये सारे एटसेट्रा कंपाउंड्स बाहर आते हैं। दूसरा WBC ऐसा है, वो है मोनोसाइट, जो टिश्यू मैक्रोफाज की तरह रहता है, लाइक resides like टिश्यू मैक्रोफाज। ये तो WBC की बात हो गई। एक और है फिब्रोब्लास्ट। आप देखिएगा, जितनी बार हम लोग फिब्रोब्लास्ट का डायग्राम बनाते हैं, लाइक दिस वी डू इट, ये भी क्रॉल कर सकता है, and that too by the amoeboid movement. So these are the examples. ठीक है, थोड़ा कंडेंस करते हैं, बड़ा बड़ा लिखे हैं, दिखाई तो देगा ही, दिखाई दे रहा है ना। एमीबॉइड मूवमेंट के बाद सिलियरी मूवमेंट, बताइए कहां कहां है? बिल्कुल, फैलोपियन ट्यूब में। और बता सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो सिलियरी मूवमेंट कराएगा? ये सब गड़बड़ी पता है क्यों है आप लोग के साथ? क्योंकि आप लोग समझ के याद नहीं करते। जैसे ही सिलियरी मूवमेंट बोला गया, आपको ध्यान में लाना चाहिए कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसके सिर पे सिलिया की रहेंगे। एनिमल में कितने तरह, इसीलिए टिश्यू पढ़ाए थे, एनिमल में कितने तरह के टिश्यू होते हैं? पहला, चार तरह के बेसिक टिश्यू होते हैं, ये तो बोलिएगा ना। पहला टाइप कौन है? जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोले, एपिथेलियम टिश्यू इज द फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप, ये तो 9th में पढ़ना था, इसीलिए 11 से हटा दिया है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा, खाली एक ही बोल रहा है, बाकी सब चुप। चौथे पे, तीसरे पे किसको रखते हैं? मस्कुलर टिश्यू, जिसके बारे में सारा कहानी चल रहा है। चार तरह के टिश्यू हैं। इन चार तरह, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, इन चार तरह के टिश्यूज में किसके पास सिलिया होगा? नर्वस सिस्टम से चलते हैं। नर्वस टिश्यू में तो होगा नहीं, न्यूरॉन तो देखे हुए हैं। मसल्स पे होगा क्या? कहीं नहीं दिखा। कनेक्टिव टिश्यू में दिखा, तो बचता कौन है? एपिथेलियम। इस तरीके से कम एलिमिनेशन राउंड में लेके हटाते हटाते लेकर आइए, किस पर आएगा? कनेक्टिव, ये एपिथेलियम टिश्यू पे। अब एपिथेलियम टिश्यू में किस पर? सिलेटेड एपिथेलियम, नाम में ही सिलिया लगा हुआ है, सिलेटेड एपिथेलियम। तो फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमेन को लाइन करेगा कौन? फैलोपियन ट्यूब। तो ये तो एक एग्जांपल है। और ट्रैकिया, ट्रैकिया किसका पार्ट? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आपको बोलना चाहिए, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टर सरफेस है, थ्रू आउट कंडक्टिंग सरफेस पे सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेंगे। अच्छा, कभी महसूस नहीं किए हैं, नाक में कुछ चला गया या कुछ डस्ट वगैरह ऐसा जाता है तो एक सुरसुराहट सा होता है और हम लोग छींक देते हैं?
किसके वजह से? सिलेटेड एपिथेलियम। गले में कुछ ऐसा खराश जैसा आता है, लगता है बार बार खांसे, उसको निकाल दें, किसके वजह से? सिलेटेड एपिथेलियम। तो थ्रू आउट द एक्सचेंजर, क्या कहते हैं, कंडक्टर सरफेस, फिल्टर करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के लिए कौन सा टिश्यू लगा हुआ है? सिलेटेड एपिथेलियम। एंड इट इज प्रेजेंट टिल द टर्शियरी ब्रोंकाई, नॉट ओनली इन द ट्रैकिया। इसीलिए देखिए, समझ के पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस देखते के साथ आपका हवा गुम हो जाएगा। तो सिलियरी मूवमेंट ऑल ओवर द conducting surface of respiratory system। तो दो के बारे में हम लोग देख लिए, यहां तक नोट कीजिए। ये सब याद, टिप ऑफ द टंग रहना चाहिए। अब तीसरा टाइप का है कौन, क्या बोले? अच्छा, मस्कुलर मूवमेंट। दिस इज evident around like in hands, legs, combined इन्हें कहेंगे limbs, और कहाँ, टंग, eyelid, neck, fingers, etc. There are various structures which we can move, or because of the muscular movement they are showing that. ये तो है वॉलेंटरीली, ये वॉलेंटरी मूवमेंट कर रहे हैं। इनवॉलेंटरी मूवमेंट, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ये हम लोग को मिलेगा हार्ट में, बीट करता है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, कितना बार मजाक उड़ाते समय बोले आज हम जम के बिरयानी खाए, सोचे कि 3 दिन तक हमको भूख निकलेगी भाई, जितना खाएं एकदम आराम से पचाएं। ऐसा होने का नहीं है। अपने समय पे सुबह ठीक हम लोग को 24 घंटे या 12 घंटे होने के बाद अच्छा सा भूख लगेगा ही, तो ऐसा होता नहीं है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये इनवॉलेंटरी है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये वॉलेंटरी मूवमेंट है या इनवॉलेंटरी? ज्यादा दिन नहीं हुआ है पड़े हुए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मूवमेंट कैसा है, वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी? वो तो जब हम चाहें तो सांस नहीं रोक सकते हैं, सकते हैं ना। तो जो हमारे मर्जी से काम कर रहा है वो इनवॉलेंटरी होगा कि वॉलेंटरी? तो हम जब सोते रहते हैं तब तो कुछ नहीं पता रहता, फिर भी सांस कैसे लेते हैं? हाँ, तो वही कह रहे हैं कि ये इनवॉलेंटरी है कि वॉलेंटरी, ये तो बताइए। अच्छा, तो इनवॉलेंटरी मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे डाइजेशन पे नहीं है कंट्रोल, उसी तरह सांस पे भी कंट्रोल नहीं है। नहीं, तो हम कैसे कह रहे हैं कि हम चाहे तो रोक सकते हैं ना, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए। हाँ, तो ये इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टनेस क्या होना चाहिए। हाँ, अंदाजा लगाया, लेकिन ये आपका दिमाग काम किया। जब दोनों तरह का एक्टिविटी हम देख रहे हैं तो यस, इट इज वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी बोथ, दैट इज इट। पढ़ने का यही तरीका होता है, हंसना नहीं होता है बीच में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें हम लोग पार्शियली कहेंगे, और यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स हॉलो ट्यूब्स में हमारे वॉलेंटरी इन तो है नहीं, कहीं कहीं रेस्ट्रिक्टेड वॉलेंटरी है, मोर ओवर ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट ज्यादा शो करते हैं। जो हमारे बॉडी के हॉलो ट्यूब्स हैं, बॉडी के अंदर के हिस्से हैं, वहां हम लोग को इनवॉलेंटरी मूवमेंट ज्यादा दिखाई देता है। समझ गए? तो मोर ओवर कहने का मतलब है मस्कुलर मूवमेंट की वजह से इस तरह के एक्टिविटीज हमारे बॉडी में पॉसिबल होती है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है द काइंड ऑफ मसल्स, और इसके लिए हम लोग अब थोड़ा डायग्राम पर आ जाएंगे। देखिए, तीन तरह के मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अभी दूसरे दुनिया में खोए हुए हैं, वेरी बैड। अब यहां देखिए, स्केलेटल ये कंप्लीटली वॉलेंटरी इन एक्शन है, ये सब बताया हुआ है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में स्किप करें। ये वॉलेंटरी इन एक्शन, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रेशंस दिखाई देंगे, फाइबर लाइक इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, धागे के समान दिखाई देंगे। ये है स्मूथ, इनवॉलेंटरी, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं, और इसके सेल्स स्पिंडल लाइक दिखाई देंगे। स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है कैसा, बीच में मिडिल पोर्शन सोलन रहता है और टैपरिंग नुकीला होता जाता है कॉर्नर्स की तरफ। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्पिंडल। तो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। बड़ा सा न्यूक्लियस बीच में दिखाई देगा, सेल बड़े बड़े होंगे, बड़ा सा न्यूक्लियस एक बीच में दिखाई देगा, देख भी रहे हैं है ना, बड़े बड़े सेल्स दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज है, इसमें आपको वो डार्क एंड लाइट बैंड यानी स्ट्रेशंस नहीं दिखाई पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं, बट इन अदर फॉर्म, दूसरे तरीके से उस पर अरेंज होते हैं, इस तरीके से अरेंज नहीं होते जैसे स्केलेटल मसल में रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़े। नाउ द कार्डियक मसल्स, इनका कंडीशन क्या है, ये ऐसे टिश्यू हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल खुद जनरेट करते हैं, स्पेशली इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट का हार्ट ब्रेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन के लिए डिपेंड नहीं करता, और कई बार समझाएं, इसीलिए अगर किसी कारण से किसी ह्यूमन बीइंग का ब्रेन काम करना बंद कर दे, ब्रेन डेड पर्सन्स भी जिंदा रहते हैं, बिकॉज heart can generate its contraction signal on its own. The only thing the brain does with the heart is to modulate its level of contraction. कभी इसको घटा सकता है, कभी बढ़ा सकता है, ये तो देखे ही हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के कंट्रोल में। Now one thing is very important that is missing in either smooth or skeletal muscle, वो होता है इनके बीच में intercalated disc होता है in the हार्ट या कार्डियक मसल, इन द कार्डियक मसल ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर is found between adjacent fibers या cells of
कार्डियक मसल, और इन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स। और इंटरकैलेटेड डिस्क दो तरह के स्ट्रक्चर के मर्ज होने से बनते हैं। एक है डेस्मोसोम, ये भी एक टाइप ऑफ जंक्शन है, ए टाइप ऑफ जंक्शन। और दूसरा होता है गैप जंक्शन, तो नाम में ही लगा हुआ है। और एपिथेलियम टिश्यू पढ़ते समय हम लोग इन जंक्शंस के बारे में पढ़े थे। डेस्मोसोम का काम होता है क्या? दरअसल ये बहुत ही टफ मटेरियल के बने हैं और इसमें रहते हैं जो मेन प्रोटीन फाइबर रहता है, दैट इज केराटिन। और केराटिन सेल्स को एक साथ इकट्ठा बांधे रखने में बहुत बहुत मदद करता है। और केराटिन प्रोटीन हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स में दिखेंगे? केराटिन प्रोटीन 4-5 जगह है। केराटिन प्रोटीन कहां मिलेगा? ये तो सेल में ही था, बोलिए, अरे तेज बोलिए। हाँ, नेल और हेयर, और एक और जगह है हमारे बॉडी में जहां मिलता है। एनामेल कहां मिलेगा? कॉर्निया, इट इज ट्रांसपेरेंट, मेड ऑफ केराटिन। इसके अलावा एनिमल्स में और कहां मिलेंगे? हूफ, हूफ, खूर, गाय भैंस का खूर। जानवर देखे नहीं है? गाय भैंस देखे हैं? उसको गौर से देखे हैं उसका पैर कैसा होता है? आज घर जाते वक्त कहीं मिल जाए तो देख लीजिएगा। घोड़ा तो देखे होंगे, उसका पैर देखे होंगे, ठक ठक आवाज करता है। तो वो हूफ, सींग तो देखे ही होंगे, हॉर्न, दिस इज मेड ऑफ इट। एनीवे, सो वो वही केराटिन प्रोटीन है जिसके मदद से डेस्मोसोम बना। और इसका काम क्या है? कार्डियक फाइबर्स को, कार्डियक मसल के फाइबर्स को एक साथ इकट्ठा, एक साथ जोड़े रखना। दिस इज सो टफ, ठीक है, क्योंकि ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं बिफोर आवर बर्थ एंड इट डाइज विथ आवर डेथ, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं विथ इट्स डेथ वी डाई। क्योंकि हार्ट अगर बंद हो गया, हार्ट अगर फेलियर हो गया, टेक्निकली डॉक्टर में राइट दैट दिस पेशेंट इज क्लिनिकली डेड। तो उसके जीवित होने का साइन है उसका हार्ट काम कर रहा है। अगर हार्ट बंद हो गया तो लाइफ हैज गॉन। सो इट वर्क्स, इट स्टार्ट्स वर्किंग बिफोर आवर बर्थ, हमारे जन्म से पहले ये एक्शन में आता है, एंड फर्टिलाइजेशन के 20th डे में ये एक्टिव हो जाता है। इट इज द फर्स्ट ऑर्गन दैट वी प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, फर्स्ट ऑर्गन। तो इतना लंबा चौड़ा काम जो करता है, इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, तो इसके सेल्स इतने विगरस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, कभी आप तेज दौड़ रहे हैं, कभी आप धीरे दौड़ रहे हैं, कभी आप बहुत हेवी वर्क कर रहे हैं, तो कई बार हार्ट बीट बहुत तेज होता है। तो जितना तेज धड़केगा, इसके मसल फाइबर्स एक दूसरे से छिटकने के चांसेस बढ़ेंगे ना। तो उनको होल्ड करके रखने को कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर चाहिए। फॉर दैट पर्पस इसके पास डेस्मोसोम्स हैं जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क के हिस्से हैं। नाउ द सेकंड वन इज गैप जंक्शन। और ये गैप जंक्शन क्या करता है? ये काइंड ऑफ पोरस ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू मटेरियल आना जाना कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स आर पॉसिबल। और इन्हीं के मदद से क्या हो सकता है? एक सेल, एक कार्डियक टिश्यू के सेल दूसरे कार्डियक टिश्यू के सेल के साथ ऐसे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं कि एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट के पूरे एरिया में हो सकता है। यानी जैसे आर्टरिया है तो पूरे आर्टरिया के वॉल पे एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जाने के बाद टोटल वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दोनों पर पुरकिंजे फाइबर बराबर तरीके से फैले हुए हैं, है ना।
इसलिए दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये जो इन्यूशन है, दोनों के बीच में जो एक रूपता है, एक साथ ये काम करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस गैप जंक्शन, एंड दिस टू आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, सो दिस इज हाउ कार्डियक मसल इज डन। स्मूथ मसल ये भी बता चुके। अब इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये नोट करना है नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, तो हम लोग यहां देखें तीनों तरह के टिश्यूज कैसे, मतलब मस्कुलर टिश्यू कैसे काम करते हैं। नाउ हम लोग चले आएंगे जिस पे हम लोग को फोकस करना है, स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल आपको जैसे दिखाई पड़ेगा, वो इसका देखिए ओरिजिन कहां से दिखाया, ये है बोन। ठीक है, थोड़ा सा इमेज धुंधला है। बोन के साथ मसल्स को कौन कनेक्ट करता है, लिखा ही हुआ है टेंडन। और टेंडन किस तरह का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कैसा, बी प्रिसाइज। कनेक्टिव टिश्यू में कैसा, लूज है, डेंस है कि फ्लूइड है, कैसा है, फ्लूइड तो नहीं होगा, लूज तो नहीं होगा, डेंस में कैसा, नहीं पढ़े इसीलिए ऐसा स्थिति है। कॉपी में सब है रखा हुआ, अचार डलाएगा, काम नहीं आएगा। अगर उसको नहीं रिवीजन में रखिएगा, यही स्थिति होगा। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर में फिर दो टाइप्स हैं, व्हाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस। ये व्हाइट फाइब्रस होगा कि येलो फाइब्रस, उसमें भी दो टाइप है, एक है कॉर्ड लाइक और एक होता है शीट लाइक। ये शीट लाइक नहीं होगा। शीट किसी ऑर्गन को कवर करने के लिए आता है, जैसे बोन का हेड कवर करना होगा, व्हाइट फाइब्रस शीट लाइक कनेक्टिव टिश्यू आएगा एपीमाइसियम पे। तो ये व्हाइट फाइब्रस कॉर्ड लाइक होगा। प्रिसाइज, उसमें कैसा, इसी में ऐसा ही चॉइसेस रहेगा, और इस तरीके से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आता हुआ चीज लेगा, जा यहां पर हम रुक गए और वहीं पे क्वेश्चन आए, वहीं पे हिट कर। तो ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इस मसल को इस बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस बोन में मूवमेंट इसी के वजह से आ रहा है, और ये हमारे वॉलेंटरी मसल्स से हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। ठीक है, अब ये बताया हुआ है, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। ये मसल फाइबर जो आपको दिखाई देगा, मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू, इसमें सबसे ऊपर बाहर के तरफ एक लेयर दिखाई देगा, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगा, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये कहलाएगा इपीमाइसियम। ठीक है, तो स्केलेटल मसल के सबसे बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर रहेगा, दैट इज कॉल्ड इपीमाइसियम, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, इपीमाइसियम के अंदर बहुत सारे मसल्स सेल्स के बंडल्स नजर आएंगे। ये हैं कलेक्टिव बंडल्स।
of muscle fibers, और इन बंडल्स को हम लोग कहते हैं कॉल्ड fascicle। और इस फैसिकल के मतलब इस बंडल को, इस झुंड को, है ना, हम लोग फैसिकल कहेंगे। और इस फैसिकल के ऊपर, इस कलेक्शन के ऊपर जो एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड पेरीमाइसियम। क्या हो गया? हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि ये हम जस्ट रिपीट करते जा रहे हैं, इसका जरूरत है इसीलिए। पेरीमाइसियम मिला। पेरीमाइसियम के अंदर आपको मसल फाइबर्स, मसल सेल्स दिखाई पड़े, ढेर सारे मसल सेल्स दिखाई पड़ेंगे। ये भी फाइबर जैसे होंगे और इन्हें एक कनेक्टिव टिश्यू कवर करके रहेगा, और वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाएगा ये हो गया एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। ये एंडोमाइसियम यहां पे होना, ये कनेक्टिव टिश्यू होना यहां पे इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें नर्व्स और ब्लड वेसल्स का सप्लाई चाहिए। तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स का सप्लाई तभी एक दूसरे के साथ, मतलब किसी टिश्यू या किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ सकते हैं जब कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू हो। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को एक साथ जोड़ना, इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यू यहां पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन पर आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स इधर उधर है, तीन ब्लड वेसल्स को हमारे स्किन के साथ जोड़ के रखता है कैसा? कनेक्टिव टिश्यू। और वो कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा क्योंकि हमारा स्किन एक्सपेंडेबल है। तो अगर ये रिजिड हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू अगर रिजिड हो जाएगा तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। तो जैसे ही हमारे स्किन में तनाव आए तो ये फ्लेक्स करे, ये भी फैले, तभी जाके ब्लड सप्लाई ठीक से हो पाएगा। नहीं तो हाथ ऐसे रखेंगे ब्लड सप्लाई होगा, हाथ ऐसे मोड़ेंगे ब्लड रुक जाएगा, क्योंकि ये रिजिड हो गया। तो अगर फैलेगा नहीं तो ब्लड सप्लाई के लिए जगह कैसे देगा? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होने चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई डिफरेंट लेवल्स पे कनेक्टिव टिश्यू यहां हमें मिलते हैं। ठीक है, उस लेवल पे यहां आया है। तो देखिए, जो भी मसल फाइबर है वो दरअसल एक मसल सेल है, ए मसल सेल। मसल फाइबर इज अनदर नेम ऑफ ए मसल सेल। ठीक है, स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अच्छा, हमको लगा कि आप लोग को याद है। ये अच्छे से मसल फाइबर को आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेगा। देखिए, ये सार्कोलेमा, ये सार्कोलेमा डायग्राम चला जाएगा, आप लोग को प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। देख रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई,
सिंसाइटियम कंडीशन, ये एक मसल सेल को दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। सार्कोलेमा इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मसल सेल। लेमा मीन्स मेम्ब्रेन, तो हम लोग प्लाज्मा लेमा कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। यहां सार्को लग गया, सार्को मीन्स मसल, तो मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मसल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कर रहे हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये मायोफाइब्रिल, ये है मसल, इसके साइटोप्लाज्म है, जिसे हम लोग मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म ये है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। और साइटोप्लाज्म इट कंटेन्स parallelly arranged, it contains parallelly arranged fibers, जिन्हें हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं, मेरे क्लास में इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। बहुत बार वार्निंग दिए हैं, क्लास में अगर बात करते हुए देखेंगे तो आई विल बी फोर्स टू डू दैट, बी अवेयर ऑफ इट। अब देखिए सार्कोप्लाज्म, इसमें बहुत सारे पैरेलली प्रेजेंट फाइब्रिल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, इन्हें हम लोग मायोफाइब्रिल कहते हैं। और इन्हीं पे लाइट एंड डार्क बैंड हम लोग को दिखाई देते हैं, क्योंकि इसी पर प्रेजेंट रहते हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। तो हम लोग क्या पहुंचे, कहां तक पहुंचे? मायोफाइब्रिल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, किसके? मसल सेल। और मायोफाइब्रिल कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, और ये दो तरह के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा मसल सेल है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होता है, इसलिए इसमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई पड़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER of muscle cell are called sarcoplasmic reticulum, as it stores कैल्शियम आयन। इतनी सारी चीजें हम लोग को इसके अंदर दिखाई पड़ेगी।